चलो सबसे पहले हम लोग अपना लिखेंगे क्लास 12 का क्या सिलेबस है, ठीक है। फिजिक्स में देखिए, क्लास 12 में फिजिक्स में ऑलमोस्ट आपके देखा जाए अगर एनसीईआरटी के हिसाब से तो 15 चैप्टर आ जाता है, ठीक है। 15 चैप्टर में आपका अगर हम सिलेबस की बात करें तो सीबीएसई जैसा कुछ डिलीटेड नहीं है, ठीक है। बिहार बोर्ड का रूल है, क्वेश्चन भले डबल कर दे ट्रिपल कर देंगे लेकिन सिलेबस से कुछ डिलीट नहीं करने वाले हैं। स्टूडेंट पे लोड कम पड़े तो सीबीएसई वालों का होता है कि भाई टॉपिक हटा दो, स्टूडेंट को कम भार पड़ेगा। अब बिहार बोर्ड वाले का क्वेश्चन डबल कर दो और चॉइस बना दो कि 70 है तो 35 बनाओ, 20 है तो 10 बनाओ, 6 है तो उसमें से 3 बनाओ, ऐसे। तो खैर सिलेबस जो है हमारा, इसमें सबसे पहला चैप्टर आपका आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, ठीक है। आपका दूसरा चैप्टर जो है, हम फ्लो में सारे चैप्टर का नाम लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तीसरा चैप्टर आपका हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th में भी आप पढ़े होंगे, ठीक है। आपको एक और बात बता दे, पहला और दूसरा चैप्टर दोनों को मिला के कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर कभी कभी आप देखेंगे कि डायरेक्ट आपको कहीं पढ़ाया जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका मतलब ये होता है कि पहला और दूसरा चैप्टर एक साथ आप कंबाइन करके पढ़ रहे हैं, दोनों यूनिट को एक साथ मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। और हम लोग स्टार्ट भी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, ठीक है। चलो, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया तीसरा चैप्टर। चौथा चैप्टर होता है आपका मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। देखो भाई, बात ऐसा है, पहला चैप्टर में, इन दोनों चैप्टर में आप चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, पूरा चार्ज का रिसर्च करते हैं, हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। चार्ज रेस्ट में रहता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, अलग अलग तरीके से इसमें पढ़ना है। आप इस पढ़ने के बाद आपको रियल लाइफ में क्या क्या समझ में आ जाएगा कि थंडर स्टॉर्म कैसे होता है, थंडर स्टॉर्म से बचना कैसे है, ठीक है। मतलब कि सर्दियों के दिनों में, ठंड के दिनों में जब स्वेटर वगैरह निकालते हैं तो चरचराहट की आवाज आती है, कंबल से चिंगारी हल्का हल्का निकलता है चार्ज होने के बाद, तो कैसे डिस्चार्ज होता है, सब चार्ज के बारे में पूरा समझते हैं। दूसरा में करंट इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि भाई आखिर तार में करंट फ्लो कैसे करता है, ठीक है। वायर में करंट कैसे फ्लो करता है, हीटर, आयरन, ये सब काम कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये सब, ठीक है। ज्यादा वाट का क्या मतलब होता है, कम वाट का मशीन का क्या मतलब होता है, एम्पियर क्या होता है, फ्यूज होता है 5 एम्पियर का, 2 एम्पियर का, ये सब चीज के बारे में। चौथा चैप्टर में आप मैग्नेटिज्म में आ जाते हैं, मैग्नेट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 10th क्लास में भी पढ़ना था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था ना 10th क्लास में, वही वाला चैप्टर ऑलमोस्ट है वैसा ही, लेकिन उसका एक्सटेंडेड वर्जन है सब। पांचवा है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चौथा चैप्टर में आप पढ़ते हैं क्या, वही सब चीजें जो हम अभी बताएं। आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फिर से हो गया मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, ये सब चीज के बारे में। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में आप रियल में पढ़ते हैं कि भाई मटेरियल पारामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, अलग अलग प्रकार के मटेरियल होता है। किसी के पास मैग्नेटिक गुण ज्यादा, किसी के पास मैग्नेटिक गुण कम। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका है अर्थ मैग्नेटिज्म, कि धरती जो है, अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। और इसी वजह से आपका कंपास काम करता है। अगर आप यहाँ पे एक कंपास लें तो बता देगा नॉर्थ किधर साउथ किधर, नॉर्थ साउथ बता देता है। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर पूरा रिलेटेड है क्या चीज से बताओ, तो अर्थ के मैग्नेटिज्म से और कोई भी मटेरियल के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से, ठीक है। छठा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर्स है इसमें आप पढ़ते हैं किसका, फैराडे का नियम। फैराडे पहली बार बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए थे। 1825 से वो अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे और उनका कहना था कि बिना हम बैटरी वगैरह का खाली हम एक कॉइल लेंगे, खाली एक कॉइल लेंगे, ये हो गया कॉइल, कॉपर का गोल कॉइल, और उन्होंने एक मैग्नेट रख लिया था, मैग्नेट, कॉइल और मैग्नेट से हम बिजली बनाएंगे बिना कोई बैटरी के। 1825 से एक्सपेरिमेंट करते करते 1826, 27, 28 उनका घर में खाना पीना सब बंद हो गया कि जो है ना पगला गया है। लगभग 1800 फिलहाल अभी पगला गया ट्रक वाला। देखो 1830 में जब इतना साल बीत चुका, फिर इनको लगा कि भाई एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, सोचे कि सही में लगता है हम पगला गए हैं। तो एक दिन गुस्सा में आके अपना मैग्नेट को जैसे ही कॉइल से फेंकते हैं तो कॉइल में लगा हुआ था ऐसे मतलब कुछ मशीन लगा हुआ था जो करंट बताता था, गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। तो जैसे इसको फेंका तो मशीन का सुई ऐसे दिखाया करंट, ठीक है। गुस्सा में आके जब मैग्नेट फेंक दिए कॉइल से तो इनका मशीन का कांटा ऐसे हिला, मशीन था गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर करंट बताता है। तो इनको लगा अरे भाई ये कैसे हुआ, फिर इधर से उठा के इधर से फेंके, फिर कांटा हिला इसे, फिर देखिए कि ऐसे ऐसे से घुमाते गए लगातार तो कांटा हिलते गया। तो इनको पता चला पहली बार यही 1831 में यह डिस्कवर कर दिए कि कोई भी कॉइल में अगर आप मैग्नेट को घुमाते रहोगे तो उसमें अपने आप करंट बनता रहेगा, और यही इस सिद्धांत पे आपका जनरेटर काम करता है। जनरेटर से लाइन कट जाए, जनरेटर से जो आप बिजली प्रोड्यूस करवाते हैं इसी पे बेस्ड है, समझ में आया बात। तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेट का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इस पूरे घटना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसी के बारे में डिटेल हमें पढ़ना है इसमें, ठीक है। चलो सातवां पे आते हैं। सातवां एक डेडिकेटेड चैप्टर ही है जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, ध्यान देंगे। देखो भाई आप जब पढ़े थे एसी और डीसी दो प्रकार का करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है बताओ। देखो एसी इसमें मेन रूप से क्या पढ़ेंगे, देखो इतना में जितना भी चैप्टर है ना इसमें आपको कहीं पे ज्यादा समस्या तो नहीं आएगा, सब आप 11th जानते हो नहीं जानते हो ज्यादा मैटर नहीं करेगा, लेकिन हाँ 11th क्लास का थोड़ा बहुत वेक्टर आना चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आना चाहिए, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आना चाहिए, बेसिक काम चल जाएगा, नहीं आता है हम सिखा भी देंगे। अल्टरनेटिंग करंट में थोड़ा बहुत वेव वगैरह आ जाता है 11th क्लास का, ठीक है, इसीलिए चैप्टर लोगों को टफ लगने लगता है, लेकिन है आसान। तो इसमें क्या पढ़ते हैं, पूरा रिसर्च किया जाएगा अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, क्या होता है, कैसे चलता है, इक्वेशन क्या होता है, ये सब। इसी में एक मशीन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। तो ये हो गया आपका अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, पूरा चैप्टर ही है। सातवां हो गया। आठवां, आठवां चैप्टर आठवां चैप्टर आपका ऑलमोस्ट हाँ ये हो गया। आठवां चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव, बहुत छोटा चैप्टर है, ये 2-3 क्लास में खत्म हो जाता है। ईएम वेव बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है एक्सरे, एक्सरे होता है और क्या होता है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये सब जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनके बारे में पढ़ते हैं, उनका प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बस, और थोड़ा बहुत इक्वेशंस वगैरह देखा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो छोटा चैप्टर है, फिर भी 2-3 नंबर के सवाल बोर्ड्स एग्जाम में आता है यहाँ से। आठवां, नौवां चैप्टर, नौवां चैप्टर से जो फिजिक्स स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं हम लोग जनरली, अभी तो ऑप्टिक्स आएगा ना, मॉडर्न फिजिक्स इसके बाद में, देखो आएगा ऑप्टिक्स, ध्यान देना, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, लेकिन ये चैप्टर आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर का नाम है लाइट, क्या, लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रेनबो फॉर्मेशन, लेंस, मिरर, प्रिज्म, जितना भी पढ़े हैं, ग्लास स्लैब, एवरीथिंग। सबसे बड़ा चैप्टर एक हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक हो गया रे ऑप्टिक्स, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। ऑलमोस्ट क्लास में इसको टाइम लग जाता है लगभग 1 मंथ के आसपास, लगभग अगर क्लास चले तो 25-30 क्लास इसमें, और इसमें भी 25-30 क्लास, काफी बड़ा चैप्टर है। एग्जाम में वेटेज भी बहुत ज्यादा है, सवाल भी भर भर के आता है, ठीक है, 12 नंबर 14 नंबर का सवाल एक एक चैप्टर से पूछ लेता है, ठीक है, तो वेटेज भी हाई है। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स समझ गए, लाइट के बारे में पढ़ते हैं, क्या ईएम, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाँ वही है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रे ऑप्टिक्स समझ गए, रे ऑप्टिक्स क्या है, लाइट के बारे में, ठीक है। हाँ, आप एक बार देखो आप एक बार अपने घर पे जाके वेटेज देख लेना, कौन चैप्टर से कितना नंबर का सवाल आता है। ऐसे हर वेबसाइट पे अलग अलग दिखाता है, कोई बोलेगा कि इसमें से 8 नंबर का आता है, कोई बोलेगा 7 नंबर का आता है। तो एक बार अपने से देख लेना क्या है, बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जनरली कहीं से भी देखोगे ऑलमोस्ट आपको डाटा सेम मिल जाएगा, ठीक है। खाली सर्च कर लेना क्लास 12 फिजिक्स वेटेज, सीबीएसई में भी सेम है, बिहार बोर्ड में भी सेम है, वेटेज ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। खैर, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स के बाद आता है वेव ऑप्टिक्स, यानी कि ऑप्टिक्स का दो हिस्सा बना हुआ है, रे ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। सर वेव ऑप्टिक्स में क्या, आज तक आप वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़े होंगे, चाहे 10th हो चाहे 9th हो। क्यों, वेव ऑप्टिक्स में हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो हम आपको वैसे रिलेट भी करवाते चलते, वेव ऑप्टिक्स में एकदम आसान भाषा में बोले तो लाइट के 10 क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा कि लाइट हैज डुअल नेचर, लाइट के पास डबल नेचर होता है। लाइट कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, कभी वेव की तरह बिहेव करता है। तो लाइट जब वेव की तरह बिहेव करता है, वही वाला गुण के बारे में हम पूरा पढ़ते हैं इसमें। और इसमें कौन कौन फिनोमेना पढ़ते हैं जो आपके लिए नया होगा, शायद नाम भी नहीं सुने होंगे, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ठीक है, ये सब नए नए वर्ड है। तो वेव ऑप्टिक्स में कोई बोले क्या पढ़ते हैं, तो बोलना लाइट जब वेव जैसा बिहेव करता है तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है। तो 10 चैप्टर हो गया इधर से, 11 नंबर चैप्टर यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, 11 नंबर चैप्टर से स्टार्ट होता है आपका मॉडर्न फिजिक्स। इस पूरे सेक्शन जितना भी चैप्टर आएगा 11 नंबर के बाद, उस सभी चैप्टर को क्या नाम दिया जाएगा, मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट होगा तो मॉडर्न फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर आ जाएगा डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। छोटा चैप्टर है, हम चैप्टर का रेफरेंस भी बताते चलेंगे, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, मॉडरेट चैप्टर है, ठीक है, छोटा चैप्टर है। जितने भी मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर है वो सभी के सभी छोटे छोटे चैप्टर है, ज्यादा बड़े चैप्टर्स बड़ा इधर ही, ठीक है। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में क्या पढ़ते हैं सर, तो देखो फिजिसिस्ट लोगों ने पहले प्रूफ कर दिया था कि जो लाइट जो कि वेव भी है पार्टिकल भी है। तो एक कंफ्यूजन दुनिया के सामने आया कि भाई ये पार्टिकल और वेव वाला जो सिस्टम है ये कहाँ लगाएं नहीं लगाएं समझ नहीं आ रहा है। तो एक साइंटिस्ट हुए, नाम हुआ डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक ऐसा थ्योरी दिया कि देखो लाइट के पास पार्टिकल नेचर है और लाइट के पास वेव नेचर है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ लाइट के पास नहीं है, दुनिया में हर चीज, हम आप मार्कर, ये चाबी, ये बेंच, एवरीथिंग, रोड पे चलता हुआ गाड़ी, दुनिया में हर चीज के पास एक पार्टिकल नेचर होता है और उसके पास एक और नेचर होता है, कौन नेचर, वेव नेचर। तो चैप्टर का नाम पड़ गया डुअल नेचर, मतलब दो नेचर होता है हर के पास, किसके पास, मैटर एंड रेडिएशन। मैटर मतलब हम आप चाबी बेंच डेस्क, और रेडिएशन मतलब लाइट, रेडिएशन मतलब लाइट के पास भी डुअल नेचर है, मैटर के पास भी डुअल नेचर है, ठीक है। डुअल नेचर मतलब पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, ठीक है, ऐसे समझ लो बस। और इसी में हम पढ़ेंगे आइंस्टीन का एक्सपेरिमेंट वगैरह। आइंस्टीन का एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन का एक्सपेरिमेंट हम इसमें पढ़ते हैं। खैर, और इस चैप्टर में आपको 11 नंबर चैप्टर हो गया। बाकी चैप्टर जो है इसका नाम आप सुने होंगे, अगर 11th में केमिस्ट्री पढ़े हैं तो वहां पे भी पढ़े होंगे, ठीक है, और वो हेल्पफुल भी होता है। चैप्टर नंबर 12 आपका है एटम्स। क्या है, एटम्स, छोटा चैप्टर है। एटम में वही बोहर का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है, बोहर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल जो 11th क्लास में पढ़े थे, यानी कि एटम का रिसर्च, कौन थ्योरी आया तो फेल हुआ, फिर नया थ्योरी आया तो कैसे कैसे चला, ठीक है। तो इस यही है, तो एटम भी आपका छोटा चैप्टर है। 13 न्यूक्लियस, एटम, न्यूक्लियस, तो दोनों न्यूक्लियस में आप स्पेशली न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे न्यूक्लियस इतना स्ट्रांग होता है, न्यूक्लियस में कितना एनर्जी होता है, कैसे एटम बम और हाइड्रोजन बम काम करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस चैप्टर में इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, अल्फा बीटा गामा रे कैसे निकलता है, यूरेनियम या ये सब। देखो पीरियोडिक टेबल में जो नीचे ये सब एलिमेंट है ये सब रेडियो एक्टिव है, जिसमें ऐसा सिंबल लगा हुआ है पंखा जैसा, ठीक है,
ऐसे ये रेडियो एक्टिव का सिंबल है। तो ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यूरेनियम जानते हो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो 13 नंबर हो गया। बस आखिरी के दो चैप्टर, चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 का नाम है आपका सेमीकंडक्टर। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा चैप्टर। इधर के हटा के अगर इधर साइड में देखोगे, छोटा 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 एकदम छोटा छोटा चैप्टर। सेमीकंडक्टर सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर ये चैप्टर लास्ट में होने की वजह से आधा स्टूडेंट का बहुत खराब रहता है। कारण ही है इसमें इतना कॉन्सेप्ट है और इतना थ्योरी है कि लोग इसको छोड़ देता है लास्ट में। क्यों? क्योंकि आप पहले ये समझ लो इसमें हम पढ़ते क्या है। इसमें पढ़ते हैं, मेन रूप से समझ जाना, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। उसके बीच में एक प्रॉपर्टी रखता है कौन? अच्छा, सेमीकंडक्टर का आज के टाइम पे क्या यूज है? आज के टाइम पे यही यूज है कि सेमीकंडक्टर मतलब सिलिकॉन जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के अंदर आता है। अगर सेमीकंडक्टर ना रहे तो इतना हाई हाई मॉडल का जो आप फोन है, हाई मॉडल का लैपटॉप है या आईफोन है, कुछ भी है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जितना ज्यादा ग्रोथ कर रही है, अगर अगर क्या हो, देखो यहाँ पे ये है सेमीकंडक्टर, इधर है, ठीक है। ये है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के वजह से ही सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी काम कर रहा है। उसमें चिप यूज होता है, चिप बनता है सेमीकंडक्टर वगैरह का यूज करके। तो खैर, सेमीकंडक्टर में हम लोग डायोड, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, ऐसे ऐसे लॉजिक गेट, ये सब नए नए टर्म है। तो सेमीकंडक्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आखिरी चैप्टर एकदम छोटा चैप्टर, 1 से 2 क्लास वाला चैप्टर, जिसका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम। देखो इस चैप्टर में आपको खाली इतना समझाया जाता है कि जब भी हम कॉल पे बात करते हैं तो सिग्नल कैसे जाता है, कैसे रिसीव होता है, टावर का क्या काम होता है, टावर फिर सिग्नल कैसे दूसरे को भेजता है, ठीक है। ये सब के बारे में, ईमेल क्या होता है, फैक्स क्या होता है, ठीक है। ये सब के बारे में, मतलब हम लोग एक दूसरे के पास कनेक्टेड जो है, पूरा दुनिया जो कनेक्टेड है, वैसे अगर देखोगे फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब जो चीज है कम्युनिकेशन सिस्टम का ही तो पार्ट है। एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाने में मदद करता है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 15 चैप्टर्स, ठीक है, 15 चैप्टर्स। आप इनको ऐसे लिख लेंगे, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये आपके आते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, मॉडर्न फिजिक्स। अब देखो, चैप्टर ना स्टार्ट करके हम मोटिवेशन आधा घंटा दे, उसका कोई फायदा है नहीं। क्योंकि मोटिवेशन ना पहला क्लास में रहेगा ना आखिरी क्लास में रहेगा, काम आएगा तो सिर्फ डिसिप्लिन, ठीक है। 15 चैप्टर हो गया ना 15, हाँ। आप इसको नोट करेंगे। देखो, अगर वेटेज आप तो लिख लेंगे तो ज्यादा बेहतर भी रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों मिला के ध्यान देना 8 मार्क्स का है, ठीक है, 8 नंबर का। और करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका 7 नंबर का, 7 मार्क्स। और 8 तीसरा और चौथा चैप्टर है 8, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि दोनों, ये दोनों मिला के ध्यान देना, ये चैप्टर दोनों मिला के ऑलमोस्ट 8 नंबर के हैं, 8 नंबर का। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये दोनों मिला के 8 नंबर का। आप वेटेज देख रहे हैं, बात नहीं, हाँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 नंबर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 नंबर का। तो सस्ता मत समझ लेना, ठीक है, ये 3 नंबर का नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अक्सर सस्ता वाला ही कभी कभी काम आ जाता है। ऑप्टिक्स 14 नंबर, हाँ, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों मिला के, ठीक है। पूरा ऑप्टिक्स से आपको 14 नंबर के ऑलमोस्ट। देखो, 14 लिखने का मतलब यह है कि आपको 15 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट इसी के रेंज में रहेगा, ठीक है। अब 14 नंबर है तो ये नहीं होगा कि 5 नंबर के सवाल आया, ठीक है, ऐसा नहीं है। और
डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन 4 नंबर का सवाल यहाँ से, एटम एंड न्यूक्लियस से 6 नंबर के, 4 नंबर के सवाल यहाँ से आ जाता है। एटम एंड न्यूक्लियस से आपका लगभग 6 नंबर का सवाल आता है। और सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से 7 नंबर का सवाल, 7 से 8 नंबर का सवाल अकेला, ठीक है। और कम्युनिकेशन सिस्टम से 7 नंबर, ए है। चलो आगे हम लोग चलते हैं और सिलेबस के बाद आगे की तरफ बात करते हैं। हाँ, पैटर्न आपको बता दिए अभी अभी, ठीक है, कि पैटर्न क्या है। बिहार बोर्ड का पैटर्न वही है। और ध्यान देना, बिहार बोर्ड के पैटर्न जिस तरीके से आपको हम समझाए हैं, पहले भी बताए हैं, इसमें आपको एक ही चीज का खाली ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी, रेगुलर नोट्स बनाते जाओ, नॉर्मल क्लास आओ, नोट्स बनाओ, ठीक है, ज्यादा एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन आपके पास कम से कम भाई एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, बढ़िया से, ठीक है, जिसमें आप ब्लैक ब्लू कम से कम मिनिमम 2 पेन का यूज करके नोट्स बनाओ, ठीक है। चलो तो इस ए वाला पार्ट को मिटा लेते हैं और आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ, ये वही बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे ना तो इसका मतलब पहला दूसरा चैप्टर मिला के, लेकिन हम हेडिंग डालेंगे वही, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। सर सिलेबस कब कंप्लीट होता है, क्या होगा? देखो, क्लास स्टार्ट कब हो रहा है आपका? जनवरी में, ठीक है। खत्म कब हो जाएगा? खत्म करने को बोलेंगे कभी भी खत्म हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खत्म होगा कब? खत्म आपका होगा लास्ट अक्टूबर में, यानी कि नवंबर और दिसंबर, ऑलमोस्ट पूरा टाइम रहेगा, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यानी कि आपको एग्जाम से ऑलमोस्ट 2.5 महीना, 3 महीना नहीं, 2.5 महीना आपको मिलेगा। किस लिए? रिवीजन के लिए, टेस्ट के लिए, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे, लास्ट में जितना प्रैक्टिस होगा उतना बेहतर होगा, ठीक है। पिछला बैच में सेम चीज को फॉलो किया गया है, काफी बेहतर रिजल्ट है, ठीक है, बहुत लोगों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। शुरू में बहुत छूट जाता है, बहुत सारा चीज नहीं ध्यान दे पाते हैं, तो आपके पास प्रॉपर 2.5 महीना है। अगर हम सिलेबस ही खत्म करें जनवरी में, मान लो, तो आप अगर मान के चलो कि आप कमबैक भी करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। 1 महीना से कम टाइम बचता है, 25 दिन, 28 दिन, उतना में कोई क्या ही कमबैक करेगा? सिलेबस कंप्लीट करेगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा कि पीवाई क्यूज बनाएगा, क्या बनाएगा? तो आपके पास प्रॉपर 2-2.5 महीना है, तो लगता है कि छोड़ो, नहीं हो पढ़े तो कोई बात नहीं, 2-2.5 महीना में कमबैक कर सकते हैं। तो खैर, हमारे पास पहला चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मार्कर भुला चुका है देखो यहाँ है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो हेडिंग डाल लेंगे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। हाँ, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में, ठीक है, ध्यान देंगे। देखो भाई बात क्या है और इसमें हमें क्या क्या समझना है। सबसे पहले एक जनरल आइडिया दे देते हैं, इसमें स्टार्ट ही करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड स्टार्ट तो हो रहा है, अब बात बिल्कुल नहीं, सुनो, बात ऐसा है कि हम क्या बोले कि जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है? तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है?
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में समझते हैं। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्ज के बारे में पढ़ना, समझना, उसके बारे में रिसर्च करना, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन कंडीशन ही है कि चार्ज रुका हुआ होना चाहिए। चार्ज कैसा होना चाहिए? रुका हुआ, मतलब रेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, अगर आप देखेंगे तो दो वर्ड से बना हुआ है ये भी, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इसका मतलब होता है चार्ज और इसका मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, रेस्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? कोई बोले क्या है? बोलना सर चार्ज अगर रुका हुआ है और उसके बारे में हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके ऊपर पोस्टमार्टम कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं बताओ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्जेस स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। इसमें आप ऐड कर सकते हैं इलेक्ट्रो स्टडी इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको बना के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच, थोड़ा बड़ा हो जाएगा सेंटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। हम चार्ज को रेस्ट में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। यानी कि आपको एक बात तो एकदम प्रॉपर क्लियर हो गया होगा कि चार्ज के बारे में ही पढ़ना है भाई, ठीक है। तो देखो, हम आपको डायरेक्ट चार्ज के बारे में पढ़ाने से पहले एक बात आपको एकदम क्लियरली बता देते हैं कि चार्ज क्या होता है। आपके दिमाग में क्या आता है? सोचो, चार्ज हम बोलेंगे चार्ज, तो आपके दिमाग में आता क्या है? पहला चीज क्या? केटायन एनायन। अच्छा है कि केटायन एनायन केमिस्ट्री में होता है, केटायन और एनायन, ठीक है। सोडियम पे प्लस चार्ज, क्लोरीन पे माइनस चार्ज, ये समझ में आता है। और चार्ज का मतलब आप देखते हैं कि प्लस माइनस, सबके दिमाग में एक ही चीज आता है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, ठीक है। लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता दें कि ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज ऐसी कोई खेल से नहीं आ गया है, ठीक है। इसके पीछे प्रॉपर हिस्ट्री है, साइंटिस्ट का एक बड़ा सा लिस्ट है, 10-12 साइंटिस्ट का, ठीक है। लेकिन अब हम सभी 10-12 साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे हम नहीं लेने वाले हैं, उनमें से कुछ 1-2 फेमस साइंटिस्ट का नाम आपको बताते हैं। बात है, सुना ध्यान से, कि देखो ध्यान से, सुनना ध्यान से अच्छे से, 600 बीसी, 600 बीसी क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म से बोलते हैं ना 600 ईसा पूर्व, ठीक है। 600 ईसा पूर्व, यानी कि जैसे आपका जो अभी चलता है ये 2025-26 जो भी है, 2026 चल रहा है, तो ये बीसी नहीं है, एडी है, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के बाद हिस्ट्री में आप ऐसा पढ़ते हैं। खैर, नहीं समझ में आता है, खाली ये डेट याद रखिए। 600 बीसी में एक साइंटिस्ट हुए और साइंटिस्ट का नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। अरे वही जो दिमाग खराब करते थे 10th क्लास में, थेल्स थ्योरम, ठीक है। थेल्स थ्योरम मैथ में, थेल्स ऑफ मिलेटस, थेल्स ऑफ मिलेटस। ये मिलेटस क्या है? मिलेटस उनके जगह जहां पे थेल्स रहते थे, तो थेल्स यहाँ के रहने वाले थे। जैसे कि आपका मान के चलो जो भी नाम है, ठीक है, जो भी नाम है, तो आपके नाम के तो बहुत लोग हैं, तो आपका नाम थोड़ा सा आपको लोग पहचाने, तो आपके साथ साथ आपका घर का भी नाम जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलो मेरा नाम है सौरभ, अब सौरभ नाम के मान लो कि 5 और टीचर आ जाए, हैं पालिएगंज में 5 और टीचर आ जाए, तो हम हमारा नाम अब बताना होगा किसी को, तो बोलेंगे सौरभ सर दरियापुर वाले, ठीक है। अब मेरा घर अगर दरियापुर है तो लोग बोलेंगे ना, तो वैसे ही थेल्स ऑफ मिलेटस, थेल्स ऑफ मिलेटस, मिलेटस बहुत लोगों को समझ में ना आता है क्या, लगता है कि थेल्स का पूरा नाम है, लेकिन ये उनका जगह का जहां रहते हैं, ठीक है। हाँ, इन्होंने क्या किया ना, अच्छा सुना ध्यान से, इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? सुनो, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एम्बर नाम का एक पदार्थ, एम्बर, एम्बर क्या होता है आपको अगर नहीं पता है तो हम आपको थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो,
अच्छा, मतलब इन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि मान के चलो एम्बर नाम का कुछ ऐसा पदार्थ था, ये एम्बर है, ठीक है। एम्बर जो है, देखा गया कि एम्बर छोटे छोटे घास फूस को अट्रैक्ट कर रहा है, छोटे छोटे पत्तों को अपनी तरफ खींच रहा है। क्या? एम्बर। एम्बर में उनका पहला ऑब्जर्वेशन था, ये एम्बर का होता है, सबसे तो जरूरी बात है। तो आप मुनगा का पेड़ देखे, मुनगा का पेड़, उसमें से जो गोंद निकलता है वो देखे हैं? मुनगा का पेड़ से गोंद निकलता है कभी कभी, ठीक है। तो एक गोंद जैसा, गम जैसा सबस्टांस, ठीक है, वो गोंद थोड़ा सा दम दम लिक्विड भी नहीं होता है, एकदम सॉलिड भी नहीं होता है, हल्का जो है ना नरम जैसा होता है। तो एम्बर, कोई पूछे कि क्या होता है, तो एम्बर एक गोंद जैसा सबस्टांस होता है, ठीक है। आप नहीं देखे हैं तो इतना जानना काफी है। तो थेल्स ने पहली बार एम्बर में एम्बर को देखा कि अरे एम्बर तो छोटे छोटे चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन थेल्स को यह समझ नहीं आया था कि ऐसा किस वजह से हो रहा है। एक मिनट, चलो तो देखते हैं इसमें। हाँ, थेल्स ने क्या किया, ही ऑब्जर्व्ड, ध्यान देना, ही ऑब्जर्व्ड एम्बर अट्रैक्ट लाइटर ऑब्जेक्ट, एम्बर अट्रैक्ट लाइटर ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रॉ मतलब वही घास फूस, लीफ, फर, बिल्ली का फर, ये सब। अब सुनो ध्यान से, थेल्स को लगा कि ये हो कैसे रहा है, उनको नहीं पता था, लेकिन ये रियलिटी में चार्ज की वजह से हो रहा था। अगर कोई चीज को ऐसे देखो हो, पेन को ऐसे ऐसे रगड़ देते हैं तो चार्ज हो जाता है, आई छोटी छोटी चीजों को अट्रैक्ट करने लगता है। अब समझ में आ रहा है बात? तो वही वाला चीज हुआ था उनके साथ, ठीक है, बाय मिस्टेक ही हुआ या जैसे बोल लो, लेकिन उनको ये समझ नहीं आया था कि चार्ज की वजह से हुआ है। लेकिन पहली बार ध्यान गया कि अरे हो रहा है। बहुत लोग तो बोल दिया कि भूत प्रेत है, ये आत्मा का नाम दे दिया था उस टाइम पे, ठीक है, जब समझ में नहीं आया तो। लेकिन पहला ऑब्जर्वेशन यही है। लेकिन इन्होंने इस पे ज्यादा कुछ रिसर्च उतना नहीं किया, लेकिन हाँ ऑब्जर्वेशन था बढ़िया सा, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है, सुनना ध्यान से, इसके बाद साइंटिस्ट है, अलग अलग साइंटिस्ट हैं, विलियम गिलबर्ट, सुनो ध्यान से, विलियम गिलबर्ट है। विलियम गिलबर्ट ने क्या किया बताओ? विलियम गिलबर्ट एक साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या किया कि पहली बार चार्ज के बारे में स्टडी किया, ठीक है, साइंस के हिसाब से, साइंस के साइंटिफिक तरीके से स्टडी किया, भूत प्रेत का नाम न देके साइंस के रूल या फिजिक्स के रूल के हिसाब से पहली बार स्टडी किया। फर्स्ट साइंटिफिक फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी सुनो, इन्होंने बोला ना कि देख भाई, थेल्स का बात ठीक है, लेकिन थेल्स ने इतना ही कह गए कि एम्बर को सुना ध्यान से, एम्बर जो है छोटे छोटे चीजों को अट्रैक्ट करता है। लेकिन एम्बर ही नहीं, एम्बर के अलावा और भी बहुत सारा चीज है। जैसे सुनो ध्यान से, उन्होंने बोला कि एम्बर ही नहीं, एम्बर के अलावा भी इनको बहुत सारा चीज मिला। जब पूरा रिसर्च करने लगे, इनको पता चला कि एम्बर के अलावा ग्लास का रॉड या कोई प्लास्टिक, मतलब 10-20 मटेरियल इनको मिल गया जो कि छोटे छोटे चीज को अट्रैक्ट कर रहा था। इन्होंने बोले कि यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप कि मेनी मटेरियल्स अदर देन एम्बर also attract lighter object इसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि मटेरियल कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है। कुछ लोगों ने बताया कि क्यों अट्रैक्शन होता है। साइंटिस्ट का लिस्ट खत्म नहीं होगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना। लेकिन जो फेमस साइंटिस्ट है उन्हीं का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। एक आखिरी साइंटिस्ट इधर लिखेंगे, आखिरी साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने पहली बार चार्ज को क्लासिफाई कर दिया, पॉजिटिव चार्ज और
निगेटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन से भी पहले एक साइंटिस्ट हुए C.F. ड्यूफे, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम हम लिख नहीं रहे, बस बता रहे हैं। एक साइंटिस्ट हुए C.F. ड्यूफे, पूरा करके उनका नाम है इस तरीके से। उन्होंने पॉजिटिव और निगेटिव की जगह अलग नाम रखा था, रेजिनियस इलेक्ट्रिसिटी, और रेजिनियस इलेक्ट्रिसिटी था, और एक है रेजिनियस, और इसका एक उल्टा है, शायद एफ से करके कुछ नाम है, लेकिन इनको करेक्ट किए थे, और करेक्ट किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो यहाँ पे लिखेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। हाँ, याद आया हमें, रेजिनियस इलेक्ट्रिसिटी और विट्रस इलेक्ट्रिसिटी। विट्रस इलेक्ट्रिसिटी और रेजिनियस इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सोचो अगर इनका नाम रहता तो हम लोग प्लस माइनस के जगह रेजिनियस और विट्रस पढ़ते, लेकिन ये तो खैर है उनका बेंजामिन फ्रैंकलिन का, जिन्होंने नया नाम दिया प्लस चार्ज माइनस चार्ज को। ये साइंटिस्ट C.F. ड्यूफे, जिनका नाम ही इतना खतरनाक है, वो चार्ज को भी अलग नाम दे दिए थे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, निगेटिव को रेजिनियस और पॉजिटिव को विट्रस। अगर ऐसा तो सोचो, हम लोग बार बार पॉजिटिव निगेटिव नहीं बोलते, बार बार बोलते रेजिनियस विट्रस, तो बड़ा अजीब लगता है, ये बहुत आसान लगता है बोलने में, पॉजिटिव और निगेटिव। तो खैर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, ध्यान देना। बेंजामिन फ्रैंकलिन क्लासिफाइड द चार्ज। देखो हम क्या पहले भी बोले, साइंटिस्ट बहुत सारा है, उनका नाम लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना एग्जाम में आता है, तो खाली चैप्टर शुरू करने के लिए थोड़ा सा फील आए कि हाँ भाई चार्ज अचानक से नहीं स्टार्ट हुआ, कुछ साइंटिस्ट लोगों का कंट्रीब्यूशन है, किसी का रिसर्च है, तब इस सब चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा इसके लिए हम बता दिए 2-3 साइंटिस्ट का नाम। क्लासिफाइड द चार्ज पॉजिटिव एंड निगेटिव, क्लासिफाइड द चार्ज पॉजिटिव एंड निगेटिव। बेंजामिन फ्रैंकलिन वो साइंटिस्ट हैं जो अपना जान को जोखिम में डाल के यह चेक करने चले गए थे कि जो ठनका गिरता है, जो थंडर स्टॉर्म होता है, वो चार्ज की वजह से ही होता है। सब लोग नहीं मानता था, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन इस पे एक्सपेरिमेंट करने चले गए, और पूरा बारिश या आंधी तूफान में इन्होंने एक मतलब पतंग उड़ाया। अब पतंग पे इन्होंने एक मेटल का छोटा सा ऑब्जेक्ट लगाया था, अब मेटल मतलब सिक्का टाइप का, ठीक है, और उसी सिक्का पे इन्होंने ठनका जो है गिराया था, उस पे सिक्का पे, ठीक है। अब इनको झटका भी लगा था उसके बाद, ठीक है, लेकिन कहा जाता है ऐसा कि अपने जान के रिस्क को लेकर के इन्होंने ये भी प्रूफ किया था कि जो ठनका गिरता है वो सारा खेल चार्ज का है, किसका है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो हाँ, he also proved lightning in nature is an electrical phenomena. Lightning in nature is electrical phenomena. इसके बाद साइंटिस्ट का लिस्ट लगा हुआ है, साइंटिस्ट का नाम सुने भी होंगे आप, थॉमस एल्वा एडिसन, निकोला टेस्ला, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने अलग अलग चीज, कोई बल्ब बनाया, कोई एसी करंट बनाया, मतलब चलते गया सिस्टम पूरा, ठीक है। लेकिन इनमें आखिरी नाम है कूलम्ब का, ठीक है, इस चैप्टर के हिसाब से जो कि इंपॉर्टेंट है, और उनका नाम हम लिख रहे हैं कूलम्ब, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब, पूरा नाम है, हम सिंपल लिखते हैं कूलम्ब। अब बताना, ध्यान देना, कूलम्ब ऐसे साइंटिस्ट हुए, ध्यान देना, कूलम्ब ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने चार्ज के बारे में फॉर्मूला वगैरह दे दिया। सुनो, जैसे न्यूटन को इतना महान क्यों मानते हैं, न्यूटन से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में बताया, लेकिन न्यूटन वह साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ग्रेविटेशन का फॉर्मूला दिया, ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगता है उसका मैथमेटिक्स निकाला, ठीक है। तो साइंटिस्ट का बहुत सारा लिस्ट है, लेकिन सबने ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन जो फॉर्मूला निकालने वाला जो काम हुआ वो पहली बार कौन किए बताओ, कूलम्ब्स ने अपना फॉर्मूला निकाला और नाम रखा उसको कूलम्ब्स लॉ। क्या नाम रखा, कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स का कोई कंट्रीब्यूशन पूछे तो बोलना कि प्लस चार्ज माइनस चार्ज एक दूसरे को खींचता है, प्लस प्लस धक्का देता है, तो धक्का देता है खींचता है, तो कितना फोर्स से खींचता है इसको निकालना है, तो पहली बार कूलम्ब्स ने ये सब निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
कैलकुलेशन ऑफ फोर्स बिटवीन चार्ज, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स बिटवीन चार्ज। और उसके बाद लिख सकते हैं, इन्होंने अपना लॉ दिया था गिब्स कूलम्स लॉ। कहां पे? CLCULA, हाँ, गिब्स कूलम्स लॉ, ये हो गया कूलम्स लॉ। और इसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो कूलम्स के बाद साइंटिस्ट का नाम जब भी आएगा तो हम उसी के साथ पढ़ लेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन के लिए इतने साइंटिस्ट का नाम मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में इतना ही रहने देते हैं, टाइम भी हो ही गया, 10 बज गया। आप लोग को टाइम से रिलेटेड जितना भी होगा, ठीक है, कोशिश करना कि जल्द ही कर ले, अगर दिक्कत होगा तो बताना, ठीक है। हाँ, टाइम पे आना भी है, और टाइम बाकी सारे कोचिंग का जो टाइम है वो मैनेज कर लेना, ठीक है।